हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए मॉडल एक्टिविटी टास्क थर्ड का पर्यावरण और जीव विज्ञान का जो क्वेश्चन है उसे हल करेंगे। आप देखेंगे सही सही आंसर इसका क्या है और इसको किस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि जो जोड़ा सही नहीं है उसका चुनाव करें। ईस्ट अंकुरोद्गम, मांस रेणु उत्पादक या रेणु का उत्पादन करने वाला, और प्लाज्मोडियम पुनरुत्पादन, अमीबा द्विविभाजन। ठीक है, एक एक करके चलते हैं। ईस्ट, ईस्ट आपको पता है एक फंगस है। ईस्ट क्या है? एक फंगस है। ठीक है, और ये फंगस जो होते हैं ये यूनिसेलुलर फंगस होते हैं। कैसा होता है? यूनिसेलुलर फंगस। और ये एक बर्ड का निर्माण करता है और इसी बर्ड के द्वारा, यानी ये अंकुरोद्गम यानी बर्ड का फॉर्मेशन, इसको बर्ड कहते हैं या कली कहते हैं। ठीक है, बर्ड या कली कहते हैं। इसी कली के द्वारा ये क्या करता है? एक प्लांट से दूसरा प्लांट को जन्म देता है। ये दरअसल फंगस होता है। ठीक है, और यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर फंगस। ठीक है, जो बर्डिंग विधि द्वारा क्या करता है? तो अपना रिप्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जोड़ा सही नहीं है उसका चुनाव करें। तो ये तो सही है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है मॉस। मॉस क्या है? एक क्रिप्टोगेम्स का प्लांट्स है जिसमें कि फूल उत्पन्न नहीं होते हैं, फल उत्पन्न नहीं होते हैं। इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये जो स्पोर है उसी को हम रेणु उत्पादन भी बोलते हैं या रेणु कहते हैं। ठीक है, इसलिए स्पोर प्रोडक्शन यहाँ पर होता है और ये भी क्या है? सही है। लेकिन हमको पूछा जा रहा है कि जो गलत है उसका चुनाव करें। ठीक है, ये भी क्या है? स्पोर प्रोडक्शन, ये भी सही है। ठीक है, स्पोर प्रोडक्शन ये भी सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पे अमीबा द्विविभाजन, जिसको बाइनरी फिशन कहते हैं, ये भी सही है। बाइनरी फिशन, और इसी का जाति का है प्लाज्मोडियम, अर्थात प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो मलेरिया उत्पन्न करता है। ये भी क्या करता है? बाइनरी फिशन ही करता है। लेकिन यहाँ देखिए, बाइनरी फिशन कहने का मतलब द्विविभाजन करता है, बाइनरी फिशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या दिया? पुनरुत्पादन, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ई, क्योंकि यहाँ पूछा जो जोड़ा सही नहीं है उसका चुनाव करें। अर्थात हम यहाँ पे आंसर में एक वाक्य में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि प्लाज्मोडियम पुनरुत्पादन की क्रिया नहीं करता है। ठीक है, और इसलिए ये आंसर गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.2, जो जीनोटाइप गिनी पिग के काले और मिश्रण फेनोटाइप के लिए उत्तरदायी है उसे चिन्हित करें। देखिए, काला जो रंग है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जिसको कि हम कैपिटल बी से सूचित करते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर को कैपिटल बी से सूचित करते हैं। ठीक है, और रेसेसिव कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पे स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक है और इसका जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो RR है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो स्मॉल r के द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मिश्रण, तो मिश्रण जो RR है उसको आपको देखना पड़ेगा कि जिसमें कि 2 स्मॉल r है वही मिश्रण को सूचित करेगा। तो यहाँ पे देखिए किसी में 2 स्मॉल r नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए ये दोनों क्या है? दोनों कैपिटल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी B कैपिटल है, R कैपिटल है,
इसका मतलब ये डोमिनेंट कैरेक्टर को सूचित करता है। और दूसरा जो है ये वाला में आ रहा है, ये देखिए स्मॉल आर है, इसमें भी स्मॉल आर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या करेगा कि मिश्रण के फेनोटाइप को दिखाएगा। इसलिए यहाँ पे आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जो उत्तरदायी है किसके लिए, तो काले और मिश्रण के लिए, वो है कैपिटल बी, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है काला वाला, तो काला वाला मिल गया है। और मिश्रण जो है रेसेसिव कैरेक्टर है। रेसेसिव कैरेक्टर तभी उत्पन्न होगा जब दो जोड़ा जो जीन आएगा वो रेसेसिव का होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी दो जोड़ा रेसेसिव का जीन नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए आर कैपिटल है, यहाँ भी आर कैपिटल है, और यहाँ पे अगर आर स्मॉल है तो यहाँ पे बी भी स्मॉल है, जबकि यहाँ पे कैपिटल बी होना चाहिए, क्योंकि काला डोमिनेंट के लिए कैपिटल बी होना चाहिए। तो यहाँ पे डबल आर स्मॉल होने के बावजूद भी ये ब्लैक और मिश्रण को सूचित नहीं करेगा, इसलिए बी नंबर इसका क्या है, सटीक आंसर है, जो कि काला और मिश्रण को सूचित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वाभाविक पिता और वर्णांध माता की वर्णांध कन्या संतान उत्पन्न होने की संभावना का निरूपण करें। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि कितना % वर्णांध कन्या का जन्म होगा। तो इसके लिए आप गौर से देखिए कि अगर स्वाभाविक पिता है, इसका मतलब कि पिता रोग ग्रसित नहीं है, यानी पिता क्या है, नॉर्मल है। जब पिता नॉर्मल है तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो XY होगा। ये पिता है यानी ये मेल है, और इसका क्रॉस किया गया है जो एक वर्णांध वाहक माता है। वर्णांध वाहक माता कहने का मतलब इसका जो एक X है उसके X क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा, और दूसरा जो होगा X वो फ्री होगा, तभी ये वाहक होगा। यानी इसको हम बोल सकते हैं कैरियर फीमेल है। तो कैरियर फीमेल से जो गैमीट बनेगा वो क्या बनेगा, और नॉर्मल मेन से जो गैमीट बनेगा वो क्या बनेगा। वो पहले गैमीट आप देखिए, इससे जो है 2 प्रकार के गैमीट यहाँ पे बनेंगे। इससे बनेंगे एक X जिसमें कि कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा, और इससे बनेगा X जो नॉर्मल होगा। और इसमें मेल के अंदर जो बनेगा वो X ये भी नॉर्मल होगा, और Y भी क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल होगा। अब जब इसके बीच में क्रॉस होगा तो देखिए एक मेल का जो जीन है वो फीमेल के जीन से मिलन करेगा, तो अब आएगा X और X टू द पावर कलर ब्लाइंडनेस का जीन, यानी X पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, X के साथ X का फिर संयोग होगा, और इसमें XX आएगा जो कि नॉर्मल कन्या संतान होगा। ये क्या होगा, ये कैरियर होगा जिसको वाहक बोलते हैं, मतलब इसमें लक्षण प्रकट तो नहीं होगा, वाहक पुत्री होगा। और ये जो होगा ये होगा नॉर्मल यानी साधारण, जिसमें कि किसी तरह का बीमारी नहीं है। ठीक है, यानी स्वाभाविक स्त्री या पुत्री होगा, स्वाभाविक स्त्री होगा। ठीक है, अब इसके बाद Y का संयोग होगा X से, तो यहाँ पे X कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यानी ये जो पुत्र होगा ये वर्णांध पुत्र हो जाएगा। इसको कहेंगे वर्णांध पुत्र, क्योंकि Y क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं रहता है, वो X पर ही रहता है, इसलिए ये पूरी तरह से रोगग्रसित हो जाएगा। यानी माँ जो है अपने बेटे को ये बीमारी ट्रांसफ़र कर दिया। और दूसरा जो है X और Y ये फिर नॉर्मल क्या होगा, एक संतान, यानी 50% संतान में जो मेल संतान होगा उसमें 50% क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल। तो एक पुत्र नॉर्मल हुआ, दूसरा पुत्र वर्णांध हुआ, एक पुत्री नॉर्मल हुआ, और
दूसरा पुत्री वाहक पुत्री हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, वर्णांध कन्या। तो क्या कोई वर्णांध कन्या यहाँ जन्म लिया है क्या? नहीं लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? 0%। यानी वर्णांध कन्या होने का परसेंटेज क्या है? 0 है, क्योंकि यहाँ एक भी वर्णांध कन्या का जन्म नहीं हुआ है। जब वर्णांध कन्या का जन्म नहीं हुआ है तो इसका परसेंटेज क्या होगा? 0 होगा। यानी वर्णांध कन्या होने की संभावना 0% होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें 0% दाग लगा लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सही और गलत का चुनाव करें। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि अलैंगिक प्रजनन के लिए 2 जनकों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए लैंगिक प्रजनन के लिए भले 2 जनक की आवश्यकता पड़ती है, मेल और फीमेल, लेकिन अलैंगिक जनन ज़्यादातर क्या होता है? निम्न श्रेणी के पेड़ पौधे में होते हैं। इसमें स्पोर के द्वारा, स्पोर एक रचना बनते हैं, ठीक है। ये स्पोर कहाँ बनते हैं? तो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजियम एक ऐसा रचना होता है जिसमें कि स्पोर भरा हुआ होता है, गोल 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 स्पोर बहुत सारे उपस्थित होते हैं। इस प्लांट के अंदर ये स्पोर का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये जो प्लांट होते हैं इसमें फूल वगैरह नहीं लगते हैं, ठीक है, केवल क्या होता है इसमें स्पोर ही उत्पन्न होते हैं। तो ये जो स्पोर उत्पन्न हुआ, इसी में स्पोरेंजियम में स्पोर उत्पन्न हुआ, और यही स्पोर जब फट करके बाहर निकलते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं तो ये फिर नए पौधे को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। छोटे छोटे नए नए पौधे को वो जन्म दे देते हैं। जितने भी स्पोर गिरेंगे वो नए नए पौधे को जन्म देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें एक ही प्लांट, यानी एक ही प्लांट क्या कर रहा है कि नए नए पौधे को जन्म दे रहा है, लेकिन इसमें 2 प्लांट की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसमें गैमीट के मिलन की संभावना नहीं होती। इसलिए यहाँ पे लिखा अलैंगिक प्रजनन के लिए 2 जनकों की आवश्यकता पड़ती है, ये गलत होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा गलत, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, सपुष्पक उद्भिज के निषेचन के बाद डिंबक फल में परिवर्तित हो जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी फूल के अंदर जो अंडाशय होते हैं, ठीक है, फूल के अंदर जो अंडाशय होते हैं, ये वाला जो भाग है इसको अंडाशय कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक रचना होता है जिसको कहते हैं डिंबक। ये जो रचना होते हैं इसको कहते हैं डिंबक, ठीक है। ये रचना है डिंबक, इसको हम कहते हैं ओव्यूल। अंग्रेजी में ओव्यूल कहते हैं या हिंदी में डिंबक कहते हैं। अब ये जो रचना है डिंबक, और ये रचना है पूरा अंडाशय। तो अंडाशय का ये जो भाग है, पूरा वाला भाग, ये पूरा फल के रूप में बदल जाता है। लेकिन ये जो डिंबक है ओव्यूल, ये बाद में चल करके सीड बनाता है। सीड यानी बीज का रचना करता है। क्या करता है? ये बीज बना देता है। तो क्या यहाँ क्वेश्चन क्या है? सपुष्पक उद्भिज में निषेचन के बाद, मतलब प्रजनन, ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जब मिलन होता है उसके बाद ये क्या होता है, ये जो रचना डिंबक होता है ये बाद में चल करके बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसी के अंदर भ्रूण और भ्रूणपोष का निर्माण हो जाते हैं और ये बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए ये जो लिखा है कि फल में परिवर्तित हो जाते हैं, ये क्या है? भूल लिखा हुआ है, इसको हम लोग गलत लिखेंगे। क्या लिख देंगे? गलत लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों के चारित्रिक विशेषताओं के बाहरी प्रकाश लक्षण को फेनोटाइप कहते हैं। ये सही बात है। देखिए कोई भी सजीव का अगर बाहरी लक्षण के आधार पर हम उसके विशेषताओं को प्रकट करते हैं या लिखते हैं तो उसको फेनोटाइप कहते हैं। ये इसको डायरेक्ट आप सत्य लिख दीजिए या सही लिख दीजिए, क्योंकि ये सही बात बोल रहा है कि बाहरी लक्षण को ही हम फेनोटाइप कहते हैं। और जेनोटाइप क्या होता है? जीन के आधार पर जब हम किसी पेड़ पौधे या जीव जंतुओं का लक्षण को निर्धारित करते हैं कि उसके अंदर किस प्रकार के जीन है, तो उसे हम जेनोटाइप कहते हैं। तो ये सही है कि फेनोटाइप क्या होते हैं? तो
सजीवों के चारित्रिक विशेषताओं के बाहरी प्रकाश लक्षण को कहते हैं, जो दृष्टिगोचर होते हैं या जो दिखाई देते हैं, जो लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2-2 नंबर मिलेंगे। निम्न विशेषताओं के आधार पर अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में अंतर को लिखो। देखिए यहाँ पे लैंगिक और लैंगिक का अंतर जरूर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको पॉइंट दे दिया गया है, ये दोनों के मिला करके ही आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लक्षण को लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम 2 भाग में बांट दिए हैं, एक होगा अलैंगिक और दूसरा होगा लैंगिक। अंतर बना करके आपको भी लिखना होगा, लैंगिक प्रजनन और इधर लैंगिक प्रजनन। 1 नंबर, सबसे पहले देखिए क्या लिखा, माइटोसिस और मियोसिस पर निर्भरता। अलैंगिक प्रजनन माइटोसिस पर निर्भर करता है, क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, गैमीट का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि अलैंगिक प्रजनन की क्रिया, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में माइटोसिस कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, जिससे नए पौधे विकसित होते हैं, हो गया। और 1 नंबर में यहाँ देखिए अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि मियोसिस के द्वारा पहले गैमीट बनता है, फिर गैमीट का मिलन होता है, और मिलन होने के बाद फिर माइटोसिस होता है। यानी यहाँ पे दोनों प्रकार की क्रिया, मियोसिस भी होगा, माइटोसिस भी होगा। जायगोट बनने के बाद माइटोसिस होगा, लेकिन जायगोट बनने के पहले मियोसिस की क्रिया होगा। तो लैंगिक प्रजनन में लिखेंगे, इस प्रजनन में गैमीट का निर्माण मियोसिस कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। मियोसिस कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, जायगोट बनने के बाद नए पौधे का निर्माण, जायगोट बनने के बाद नए पौधे का निर्माण माइटोसिस के द्वारा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लक्षण के आधार पर हम लोगों ने लिखा। फिर यहाँ पे लिखा गैमीट का उत्पादन, तो लिखेंगे कि अलैंगिक प्रजनन में गैमीट का उत्पादन नहीं होता है। इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 2 नंबर में लिखेंगे अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में गैमीट का निर्माण नहीं होता है। इसमें स्पोर के
स्पोर के विकास से नए पौधे विकसित होते हैं। दूसरा क्या हुआ यहाँ पर कि अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में गैमीट का निर्माण नहीं होता है, जिसमें स्पोर के विकास में नए पौधे विकसित होते हैं। ठीक है, इसमें स्पोर के विकास में नए पौधे विकसित होते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि इस प्रकार के प्रजनन में गैमीट का निर्माण होता है। मेल तथा फीमेल गैमीट आपस में मिलकर सर्वप्रथम क्या बनाएगा? सर्वप्रथम जायगोट की रचना करती है और यही जायगोट बाद में नए पौधे के रूप में विकसित होते हैं। ठीक है, तो आप दो अंतर जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से आप लिख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी क्वेश्चन है क्या। देखिए, माइक्रो प्रोपेगेशन पद्धति से किस प्रकार के प्लांटलेट्स सृष्ट किया जाता है, उसे चित्र द्वारा दिखाओ। अब देखिए, आपके सामने एक चित्र है। ये देखिए, ये एक प्लांट्स है, ठीक है, जिसका एपिकल या टर्मिनल बर्ड, वो चाहे पत्ती हो या इसका कलियां हो, जो भी हो, इसका सबसे ऊपर वाला भाग जहाँ पर कि मेरिस्टेमेटिक सेल उपस्थित होते हैं, उस मेरिस्टेमेटिक सेल का कुछ भाग कटिंग करके हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में इसको क्या करते हैं, पहले डाल देते हैं। डालने के बाद इसको हम प्लांट टिश्यू या एक्सप्लांट बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये मीडिया के अंदर ये धीरे धीरे करके विकसित होता है। जब ये विकसित हो जाता है तो इसको कैलस कहते हैं। ठीक है, अब ये कैलस बाद में बहुत सारे केमिकल्स इसके अंदर डाले जाते हैं, तो ये केमिकल्स क्या करता है, इसके विभेदन में सहायक होता है। यानी इसमें रूट्स, स्टेम और बाकी पत्तियां वगैरह भी डेवलप होने लग जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, इसमें कुछ और भी केमिकल्स डाल दिए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, सूट और रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। देखिए, यहाँ पे रूट का डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद इसमें असंख्य पेड़ पौधे तैयार किए जा सकते हैं, मतलब असंख्य पौधे तैयार किए जाते हैं। सूक्ष्म पौधे होते हैं, छोटे छोटे। अब इन छोटे छोटे पौधे को निकाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, गमला के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और यहाँ से सैकड़ों पौधे हम निकाल करके इसमें लगा सकते हैं गमला में, और असंख्य पौधे को हम उत्पन्न कर सकते हैं। यही है सूक्ष्म प्रोपेगेशन कहते हैं या माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाना ही है। डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखना होगा, सर्वप्रथम वांछित भाग को संवर्धन माध्यम पर वृद्धि कर कैलस प्राप्त करते हैं। इसकी सभी कोशिकाएं समान होती है, जिसमें विभिन्न रसायन के माध्यम से विभेदीकरण कराकर छोटे छोटे पादप यानी प्लांटलेट्स प्राप्त करते हैं, जिन्हें पौधशाला में रोपित कर पौधे प्राप्त करते हैं। इस विधि में कम से कम खर्च में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वांछित जेनोटाइप के, मतलब जैसा जेनोटाइप आपको चाहिए उस तरह का जेनोटाइप के हजारों पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है माइक्रो प्रोपेगेशन करने का, और इस तरह से हम माइक्रो प्रोपेगेशन
कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक शुद्ध पीले और गोल बीज वाले मटर के पौधे YYRR के साथ एक शुद्ध हरे और झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे के बीच संकरण कराया गया। ठीक है, प्राप्त प्रथम पीढ़ी को आपस में फिर से कहता है संकरण किया गया है और F2 पीढ़ी तक चेकर बोर्ड की सहायता से दिखाओ और इस संकरण से वंशानुगति का जो सूत्र मिलता है उसे भी लिखिए। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश करिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लोग जो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले जो कैरेक्टर ले रहे हैं, जिसका जीनोटाइप ले रहे हैं, वो कैपिटल Y कैपिटल R है। तो कैपिटल Y और कैपिटल R ये जो है जीनोटाइप है और ये जीनोटाइप डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर कहने का मतलब ये है आपका पीला, Y का मतलब यहाँ पे येलो है इसलिए पीला, मतलब इसका जो बीज होगा वो कैसा होगा, पीला कलर का होगा और राउंड शेपेड होगा यानी गोल होगा। ठीक है, बीज कैसा होगा, पीला होगा और गोल होगा। और दूसरा जो है ये जो जेनोटाइप है ये है आपका स्मॉल y और स्मॉल r। ठीक है, ये कैसा होगा, तो ये जो स्मॉल y का जो कैरेक्टर लिए हैं ये रंग का कैरेक्टर है, तो इसका जो बीज का कलर होता है वो हरा होता है, हरा। ठीक है, और ये आकृति जो होता है वो झुर्रीदार होता है। झुर्रीदार मतलब उसके ऊपर झुर्री लगा हुआ होता है, झुर्रीदार। ठीक है, तो इस तरह से पीला और गोल का ये कैरेक्टर है और ये हरा और झुर्रीदार का कैरेक्टर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि दोनों के बीच में हम क्रॉस कराते हैं। ठीक है, जब दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो इससे गैमीट का निर्माण होता है। इससे देखिए दो ही प्रकार के गैमीट उत्पन्न हो सकते हैं। ये गैमीट जब उत्पन्न होता है इसको हम इसको पी गैमीट कहते हैं, पी गैमीट। तो पी गैमीट यानी पेरेंटल गैमीट। ठीक है, तो पेरेंटल गैमीट जो बनेंगे वो एक कैपिटल Y बनेंगे क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा और इसमें कैपिटल R बन जाएगा। इसी तरह से हरा और झुर्रीदार में दो तरह के जेनोटाइप यहाँ भी बनेंगे, एक कैपिटल स्मॉल y और दूसरा स्मॉल r। ठीक है, अब जब इसमें क्रॉस कराएंगे तो इसमें जब क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, तो कैपिटल Y मिलेगा, उसके साथ स्मॉल y मिलेगा, कैपिटल R मिलेगा, उसके साथ स्मॉल r मिलेगा। तो ये जो होता है, ये जो तैयार हुआ इसको F1 पीढ़ी कहते हैं, F1। तो F1 यानी पहला जो इसका संतान उत्पन्न होगा वो सब का सब क्या होगा, तो चूंकि यहाँ कैपिटल Y है तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर लिए हुए हैं तो सब का सब पीला हो जाएगा। तो यही आपका F1 जनरेशन है, पीला हो जाएगा और R मतलब राउंड यानी गोल बीज वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह का जो मटर का दाना होगा इस तरह से गोल होगा और इसके अंदर का जो भाग होगा वो पीला होगा। ठीक है, राउंड शेप होगा और पीला कलर का होगा। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं, इस दाने के अंदर कहीं ना कहीं आपको ग्रीन का भी कैरेक्टर है, मतलब ग्रीन कलर का भी कैरेक्टर है और झुर्रीदार का भी कैरेक्टर इसमें है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो जब इसको हम सेल्फ संकरण कराएंगे या सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि के बीच संकरण कराया गया और प्राप्त प्रथम पीढ़ी यानी F1 जो होता है प्रथम पीढ़ी होता है, प्राप्त प्रथम पीढ़ी को आपस में संकरण करने से प्राप्त परिणाम को, ठीक है, F2 पीढ़ी तक लेकर चेकर बोर्ड की सहायता से दिखलाओ। अब इसको जब फिर से एक बार क्रॉस कराया जाता है, यानी गोल, पीला और गोल को अगर फिर से क्रॉस कराया जाता है तो क्या होता है, पीला और गोल का
अगर हम फिर से एक बार क्रॉस कराएंगे तो ये अब सेकेंड फिलियल जनरेशन में चले आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सेकेंड फिलियल जनरेशन में होता क्या है कि ये जो y है, स्मॉल y है, और ये कैपिटल R है, स्मॉल r है। ठीक है, इसको अगर हम क्रॉस करा देंगे इसी से, यानी सेल्फ से करा देते हैं, तो सेल्फ से जब हम इसको कराते हैं तो इसमें होता क्या है, सो देखिए सेल्फ से जब हम कराएंगे तो इसमें भी क्या होगा, क्रॉस कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल R स्मॉल r। ये देखिए ये दोनों क्या है, दोनों फर्स्ट फिलियल जनरेशन का प्लांट्स है। ठीक है, अब इसको आपस में क्रॉस कराएंगे, जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो इसका भी गैमीट बनेगा, तो इसको हम F1 गैमीट कहते हैं, क्योंकि F1 पीढ़ी का ये गैमीट है। ठीक है, तो F1 गैमीट में क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पे F1 गैमीट में इसका 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 प्रकार के गैमीट बनेगा, और इसमें भी क्या होगा, 4 प्रकार के गैमीट उत्पन्न होंगे, 1 2 3 4। अब बताइए इसका गैमीट कैसे बनेगा और इसका गैमीट किस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैपिटल Y के साथ एक स्मॉल r ले लेंगे, कैपिटल Y के साथ एक कैपिटल R ही पहले लेंगे। ठीक है, ये ले लिया, एक गैमीट बना, फिर स्मॉल r लेंगे इसके साथ, ये बन गया। अब किसको बनाएंगे, स्मॉल y के साथ ये कैपिटल R, जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से इसका कैरेक्टर हम लोग जीनोटाइप इसका लेते हैं, फिर आएगा स्मॉल y स्मॉल r। इसी तरह से इसमें क्या बनेगा, कैपिटल Y कैपिटल R और कैपिटल Y स्मॉल r, फिर बनेगा स्मॉल y कैपिटल R। ठीक है, और फिर बनेगा स्मॉल y स्मॉल r। देख लिए, तो इस तरह के इसका भी गैमीट बनेगा जिसको F1 गैमीट कहते हैं। अब इसके बीच में भी जब संकरण होगा तो इसके संकरण को हम इस तरीके से नहीं दिखा पाएंगे जो ऊपर दिखाए हैं। ठीक है, कि यहाँ पे इसका जब मिलन होता है तो हम इसका F1 जनरेशन में बना लेते हैं, Y के साथ Y आता है, R के साथ R आता है, दोनों मिल करके ये गैमीट बना लेता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब हम इसका सेकेंड फिलियल जनरेशन में जाते हैं, यानी F2 जनरेशन में हम जाते हैं, तो इसको F2 जनरेशन में जब हम जाते हैं तो इसके लिए यहाँ पर एक चेकर बोर्ड तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो चेकर बोर्ड में आप यहाँ ध्यान से देखिए, चेकर बोर्ड हम किस तरह से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले एक आपको वर्गाकार रचना लेना है, एक वर्ग लेना है इस तरह से। ठीक है, इससे अच्छा होगा, एक वर्ग ले लिए। ठीक है, अब वर्ग लेने के बाद यहाँ पर इसको आप, चूँकि यहाँ पे 4 तरह के गैमीट है इसलिए इसको कई भागों में बांटना पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 और 4 ये ले लेते हैं। एक तरफ आपको मेल रखना है और एक तरफ आपको फीमेल रखना है। ठीक है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 4 आपको इसमें भी लेना पड़ेगा। 4 हो गया, 1 2 एक ठो और ले लेंगे, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इसको कि किस तरह से आप सेकेंड फिलियल जनरेशन को चेकर बोर्ड की सहायता से दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो क्या क्या है। यहाँ पे है कैपिटल Y, आप ले लेंगे कैपिटल Y कैपिटल R ले लिए हैं। उसके बाद आया कैपिटल Y स्मॉल r ले लिए हैं। उसके बाद आया स्मॉल I कैपिटल R ले, स्मॉल y कैपिटल R ले लिए हैं। फिर स्मॉल y स्मॉल r ले लिए हैं। और यही चीज़ क्या करना होगा आपको
लेफ्ट साइड भी लेना होगा क्योंकि दोनों का सेम कैरेक्टर है। कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल आर, उसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल आर लेंगे, उसके बाद स्मॉल वाई स्मॉल आर लेंगे। अब देखिए इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से मल्टीप्लाई करके इसमें लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो जो आपको मिलते जाता है लिखते जाइए। कैपिटल वाई मिला और कैपिटल आर मिला, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला, कैपिटल वाई मिला, कैपिटल वाई मिला और कैपिटल आर मिला तो स्मॉल आर भी मिल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला, कैपिटल वाई मिला, स्मॉल वाई मिला, कैपिटल आर मिला और कैपिटल आर ही मिल गया। यहाँ पे क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या मिला, कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई है और ये भी कैपिटल वाई ही है, तो इसलिए दोनों कैपिटल वाई होगा, ठीक है। जब तक कि इसका पूछ टेढ़ा ना हो तो वो स्मॉल वाई होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं दोनों कैपिटल वाई है, एक कैपिटल आर है स्मॉल आर है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर यहाँ पे आ जाएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे आ जाएंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ पे देखिए स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर यहाँ पे देखिए स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ पे देखिए आप कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक मिनट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर यहाँ पे देखिए स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ पे देखिए स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो अब इससे आपको क्या समझ में आया, ये जो चेकर बोर्ड हमने सेकेंड फिलियल जनरेशन का चेकर बोर्ड बनाए हैं, इस चेकर बोर्ड में आपको क्या पता चला। देखिए पहला जो प्लांट्स हुआ, ठीक है, ये जो प्लांट्स हुआ ये कैसा होगा, देखिए इसमें कैपिटल वाई है, इसका मतलब क्या है, ये पीला है और पीला के साथ साथ क्या है, गोल है, ठीक है, पीला गोल, पी गो हम लिख देंगे, ठीक है। ये भी क्या होगा, पी गो, यानी पीला और गोल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी कैपिटल वाई कैपिटल आर है, इसमें भी कैपिटल वाई, ये भी पीला होगा और गोल होगा, ठीक है। ये कैसा होगा, ये भी पीला और गोल होगा कि नहीं होगा। ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर कैपिटल है और यहाँ पे वाई स्मॉल है, वाई यहाँ पे फिर से एक बार देख लेना होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी ठीक है। यानी यहाँ पर कैपिटल वाई के साथ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे वाई होगा और आर होगा, ठीक है। यहाँ पे वाई और आर है तो वाई डबल हो गया, कैपिटल वाई या स्मॉल वाई, यहाँ पे वाई होगा, यहाँ पे वाई दे देना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वाई होगा, कैपिटल वाई होगा, ठीक है, कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई और आर आ गया इसलिए पीला गोल ये भी होगा, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी पीला होगा क्योंकि कैपिटल वाई है, यहाँ पीला होगा और गोल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कैपिटल वाई नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आर नज़र आ रहा है, स्मॉल आर दोनों स्मॉल आर है। तो दोनों स्मॉल आर जब भी आए तो समझ लीजिए कि इसमें ये झुर्रीदार का कैरेक्टर आ रहा है, यानी पीला और झुर्रीदार आएगा, पीला और झुर्रीदार, ठीक है। झुर्रीदार के लिए झू हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है।
फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर पीला गोल हो गया, पीला गोल। यहाँ पर बोलिए, यहाँ पे पीला तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे देखिए डबल स्मॉल आर आ गया, इसलिए ये जो कैरेक्टर होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, इसलिए यहाँ पे झुर्रीदार ये पे आएगा, झुर्रीदार वाला आएगा। ठीक है, यहाँ पे बोलिए ये पीला गोल होगा, पीला गोल। यहाँ पे बोलिए पीला गोल। यहाँ पे बोलिए क्या है, ये है स्मॉल वाई। तो अब बताइए ये क्या होगा, ये ग्रीन होगा, यानी ये हरा होगा, ये हरा होगा। और कैपिटल आर है, इसका मतलब गोल होगा। तो हरा के साथ देखिए गोल का भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, और ये हरा होगा और ये भी गोल होगा। गोल क्यों होगा, यहाँ पे कैपिटल आर आ गया इसलिए गोल होगा, और यहाँ दोनों स्मॉल वाई आए जो रिसेसिव कैरेक्टर दोनों हो गया इसलिए हरा होगा। यहाँ पे पीला गोल होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पीला होगा और इसके साथ साथ झुर्रीदार होगा। यहाँ पे क्या होगा, पीला गोल होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये होगा हरा भी होगा और झुर्रीदार भी होगा। अब आपको ये देखना होगा ये सारे प्लांट्स के अंदर कौन सा एक जैसा कैरेक्टर किस में मिला। तो सबसे पहले देखिए आप पीला गोल, यहाँ पे किस तरह के पौधे मिल रहे हैं, एक पीला गोल मिल रहे हैं, मिल रहा है ना। दूसरा पीला के साथ झुर्रीदार मिल रहे हैं। तीसरा हरा के साथ गोल मिल रहे हैं, और चौथा हरा के साथ झुर्रीदार मिल रहे हैं। ठीक है, ये 4 तरह के प्लांट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, कितने तरह के मिल रहे हैं, 4 तरह के प्लांट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। और वो कौन कौन से हैं, आपको यही तो यहाँ पे समझाने वाली बात है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पीला के साथ झुर्रीदार का भी मिलन है और हरा के साथ गोल, यानी इसका जीन जो है वो स्वतंत्र रूप से कॉम्बिनेशन बना रहा है। यही आपको सूत्र पूछा जा रहा है कि क्या सूत्र है, आप जब ये हाइब्रिडाइजेशन किए हैं तो इस हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको क्या निष्कर्ष मिला, मतलब आप यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकाले हैं। तो पीला गोल जब हम यहाँ पे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई है। ठीक है, जब दोनों स्मॉल वाई है तो ये हो जाएगा हरा, ये हो जाएगा हरा और गोल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, दूसरा कलर से लिखना पड़ेगा, हरा और गोल है ये। तो अभी हम लोग कितना चुने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9, यानी 9 जो आया है वो आया है पीला गोल। अब पीला झुर्रीदार आप खोजिए पीला झुर्रीदार में एक आपको यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला 2, और देखिए पीला झुर्रीदार एक यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये आया कितना, 3। फिर आपको हरा और गोल खोजना है। हरा गोल कहाँ, एक देखिए यहाँ पर है जिसको हम सुधारे हैं, हरा गोल एक यहाँ है, हरा गोल एक यहाँ है, हरा गोल एक यहाँ है, यानी ये 3 हुआ। और लास्ट में देखिए हरा झुर्रीदार एक ही हुआ, यानी टोटल आपको 16 प्लांट्स मिला था, 16 प्रकार के कैरेक्टर मिले थे। ठीक है, तो उसमें 9 जो मिला था वो पीला गोल मिला था, और पीला झुर्रीदार 3 मिला था, और हरा गोल 3 मिला, और हरा झुर्रीदार 1 मिला। ठीक है, तो इसका अगर रेशियो हम निकालें तो ये रेशियो आता है 3:3:3:1, और इसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो। मेंडल का
मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस, ये डायहाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि दो तरह के लक्षण लेकर के हम क्रॉस किए हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक अनुपात, ठीक है। इसको अगर हम जीन के दृष्टिकोण से देखें, जेनोटाइपिक अनुपात अगर इसका देखेंगे, जेनोटाइप अनुपात तो थोड़ा सा इसको बहुत लंबा इसका खोजना पड़ेगा, एक एक करके जीन का अलग अलग एक जैसा जो रचना है उसको एक जैसा करना पड़ेगा। तो इसमें आएगा 1:2:4:1:2:1 आएगा। हाँ 4 नहीं होगा, 1:2:1। फिर आएगा रेशियो 2:4:2, फिर आएगा 1:2:1। माने इस तरह का रेशियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपका जेनोटाइपिक रेशियो, अगर कभी कभी परीक्षा में जेनोटाइपिक रेशियो के बारे में पूछे तो ये आपका जेनोटाइपिक रेशियो आएगा 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ये रेशियो जो होगा ये आपका किसका आ जाएगा, तो ये जेनोटाइपिक अनुपात आ जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। अब इससे हमें क्या मिला, इससे हमें इनका मेंडल का जो सूत्र मिला वो कौन सा सूत्र है, तो देखिए इनका जो सूत्र है, एक सूत्र हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिला स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत इसमें मिलता है। यानी डायहाइब्रिड क्रॉस जब हम करते हैं तो स्वतंत्र अपव्यूहन का सूत्र मिला, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इस हाइब्रिडाइजेशन से कौन सा सूत्र मिलता है। तो देखिए इसका सूत्र मिलता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी दो स्वतंत्र जोड़े के लक्षण वाले पौधे के बीच में संकरण कराया जाता है, तब ये लक्षण युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। यानी जब युग्मक बनते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, कम्बिनेशन बनाते हैं, जिसमें कि हमारा जो कम्बिनेशन आया है यहाँ पर, जैसा कि इस चित्र में हम लोग देखे हैं कि जो कम्बिनेशन हुआ ये स्वतंत्र रूप से क्या हुआ, गोल के साथ हरा का भी कम्बिनेशन हुआ और इसके साथ साथ झुर्रीदार के साथ पीला का भी कम्बिनेशन हुआ। तो ये जो अलग अलग जीन है वो स्वतंत्र रूप से मिल करके नया नया कम्बिनेशन बनाता है। इसीलिए तब इसका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी ये जो क्वेश्चन आया था इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि इस नियम के हिसाब से मतलब ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस है इसमें मेंडल का कौन सा नियम काम आता है। तो नियम इसका है स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, और क्या है वो भी आप लिख देंगे, स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत पर आधारित है। इसको हम लिखेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का सूत्र, ठीक है, पर आधारित है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यही नियम के आधार पर डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो आता है वो इसी के हिसाब से आता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और भी कोई क्वेश्चन है क्या, तो शायद इसमें अब क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।